धन्यवाद मीनाक्षी जी, भारती जी, आशुतोष जी, जितने साथी जुड़े हुए हैं। बहुत आपने शुरू में प्रार्थना में बोला, पीड़ पराई की बात कही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने सोचा कि जेलों में जो लोग हैं उनकी पीड़ को समझा जाए। समझना तो पहला कदम रहता है, उसके आगे फिर कुछ करने का। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। तो आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं सुधा जी। जेलों में जो आज की तारीख में जो जेलों की क्षमता है वहां पे कैदियों को या अंडर ट्रायल्स को रखने की, और जो वास्तव में जो संख्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हम सब लोगों को बताइए। देखिए, भारत देश में करीब 1370 जेल हैं, करीबन। तरह तरह के जेल हैं, सेंट्रल जेल्स हैं, स्टेट जेल्स हैं, सब जेल्स हैं जो थोड़े छोटे हैं, ओपन जेल्स हैं। और इन सब में मिला के करीब जुलाई के महीने में, इस वर्ष के जुलाई के महीने में करीब 6,20,000 कैदी थे। और इन 6,20,000 कैदियों में से करीब 20,000 औरतें थी। और आपको आश्चर्य होगा, करीब 1,800 बच्चे भी थे, माने 6 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो अपनी माओ के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या रही है। और जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो निश्चित रूप से कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। अब उसकी कुछ कुछ जेलों में, जैसे हमारे बस्तर वगैरह की जेलों में, जगदलपुर और कांकेर साइड की जेलों में तो 3 गुना 5 गुना ऐसा भी है। और वैसे औसतन भी लगभग 1.25 गुना लोग, जितने कैपेसिटी है उससे 1.25 गुना लोग ज्यादा भरे हुए हैं। पर इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। एक तो हमारे दिमाग में जो एक सोच रहती है ना कि भाई अरे जेल में इतने लोग हैं तो बाप रे इतने सारे अपराधी हैं हमारे देश में। तो सबसे पहले तय मत कर लीजिएगा कि वो अपराधी हैं, क्योंकि इनमें से 76% लोग विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है। दैट मीन्स कि उनका केस चल रहा है। अभी ये तय नहीं हुआ कि वो गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं। उसमें मैं भी थी 3.5 साल तक, 3.25 साल करीब। मैं तो अपने आप को बेगुनाह ही मानती हूँ लेकिन ऐसे बहुत सारे, और ये जो अनुपात है वो दिल्ली में तो 91% है, उड़ीसा में 85% है। माने एक बहुतायत इन लोगों में से वो हैं जिनके ऊपर अभी किसी कोर्ट ने नतीजा नहीं किया है कि वो गुनहगार हैं, वो अपराधी हैं। तो पहले तो ये समझने वाली बात है। दूसरा, जो आपने ओवर क्राउडिंग की बात करी, ओवर क्राउडिंग तो ऐसी है कि मैं तो मतलब उसको एक चित्रित आप करने की कोशिश करें। मैं जब बायकेला जेल में बैरक में थी, यरवड़ा जेल में तो हम लोग सेपरेट सेल्स में थे, लेकिन बायकेला जेल में बैरक में थे, तो लगभग जितना एक कफन की जगह है ना, इतना एक कैदी को मिलता था। मतलब एग्जैक्टली हमारी लेंथ के बराबर। और हमारा मतलब जितना आप एक कफन में सो जाइएगा उतनी जगह है आपके पास वहां पर। और आजू बाजू में बिल्कुल हिलने की जगह नहीं। पर ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, महिला जेल की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। जो पुरुष जेल है वहां तो हम सुनते हैं कि साइड पे ही सोना पड़ता है, पूरा आप पीठ पे सो भी नहीं सकते। बारी बारी से लोग सोते हैं। मतलब इस हद तक ओवर क्राउडिंग है। और जब ओवर क्राउडिंग, जैसे एक बैरक है, उसकी बैरक की नॉर्मल कैपेसिटी होनी चाहिए 25 या 30 लोगों की। जब मैं गई थी तो 57 लोग थे, और बीच बीच में कोरोना के दिनों में तो ये 75 और 80 तक भी चला गया। तो इस हद तक ओवर क्राउडिंग है। तो ओवर क्राउडिंग का मतलब वही है कि फिर बाथरूम 4 ही हैं बैरक के अंदर, उसमें खूब लाइन लगेगी, पानी नहीं होगा तो और समस्या होगी, झगड़े होंगे, लाइनें लगेंगी, हर चीज के लिए लाइन लगेगी। जगह जैसे जो शहरी जेल हैं, यरवड़ा जैसा जेल तो चलिए वो तो बहुत खुले में है, पर बायकला जैसा जेल जो शहर के बीचों बीच है, और जहाँ पर जगह ज्यादा नहीं है, वहां आप लाइन लगा के खाना लेते हैं, लाइन लगा के कैंटीन लेते हैं, लाइन लगा के
अस्पताल ओपीडी में जाते हैं तो वहां भीड़ ही भीड़ है। तो और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी आप समझ ही सकते हैं कि कैसे होंगे। जी सॉरी, आप म्यूट हो गए हैं। सॉरी। जैसे आपने कहा कि आम लोगों को ऐसा ही लगता है कि जो जेल में है वो सजा काट रहा है, तो सजा काट यानी जेल में है वो अपराधी है। जैसे पुलिस की भी कई बार ये मानसिकता होती है कि उसको पकड़ लिया है तो इसका मतलब वो अपराधी है, उसके साथ उसी बर्बरता की हद तक कभी-कभी व्यवहार होता है। अपराध जिनका सिद्ध नहीं हुआ है, जिनको अंडर ट्रायल्स हम लोग आमतौर पे कहते हैं, तो अंडर ट्रायल्स में अ, कितने समय तक उनको कानून के हिसाब से रखा जा सकता है? जैसे किसी ने अपराध किया है, उसकी सजा समझ लीजिए सिद्ध भी हो गई तो वो 2 साल की होगी, फिर भी वो अंडर ट्रायल कह के ज़्यादा समय तक अंदर रहने की संभावना होती है। क्या उसके बारे में आप क्या बताएँगे? जी असल में एक्चुअली इसके लिए एक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान, जो ये कहता है कि आपको कानूनन आपकी सजा की आधी मियाद से अधिक आपको नहीं रखा जा सकता। यू आर एंटाइटल्ड टू गेट बेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मामलों में काम नहीं देता है। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे जो पुलिस अफसरान हैं बहुत बार बढ़ा चढ़ाकर चार्जेस लगा देते हैं। अच्छा, दूसरा, लाइफ सेंटेंस का कोई आधा नहीं होता, डेथ सेंटेंस का तो बिल्कुल नहीं होता। तो लाइफ सेंटेंस का आधा कैसे गिना जाए? तो मतलब और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो अनुभव किया, जेल के बाहर भी मैं उसको अनुभव करती थी, लेकिन जब जेल के अंदर जाने पे समझ में आया कि बड़ी संख्या में वहां जो लोग हैं, सबसे पहले तो बहुत बड़ी संख्या में तो गरीब लोग हैं। वो तो आजकल की बात है कि कभी रिया चक्रवर्ती भी चली जाती है तो कहीं कभी जो आर्यन खान भी चला जाता है। वो एक दौर चल रहा है आजकल। और आजकल के दौर में बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोग, यहाँ तक कि उच्च वर्गीय लोग भी, कई लोग अभी जेलों में देखे जा सकते हैं, कोई फ्रॉड केसेस में, स्कैम केसेस में वगैरह वगैरह। पर ये पहले ये स्थिति नहीं थी। ज्यादातर एक तो गरीब लोग होते थे, दूसरे मैं जो देखती थी कि वो लोग अपनी ये जो हक है कि आधी मियाद मेरी पूरी हो गई और मुझे छोड़ा जाना चाहिए, ना तो इस हक के वाकिफ हैं और न ही उस हक के लिए कोई उनके लिए काम करने वाला वकील ही है। इसलिए बहुत बार वो लंबी लंबी सजाएं काटते हैं। मतलब उससे भी पहले जो आपने तो बात बोली सजा के आधे की बात, उससे भी एक पहले शर्त होती है कि चार्जशीट, जो चार्जशीट होती है जिसमें भाई पुलिस ने आपको अंदर कर दिया, किस लिए अंदर किया? ताकि विवेचना कर सके। अब इस विवेचना के लिए कानून में क्या समय दिया गया है? 3 महीने का समय दिया गया है, 90 दिन। 90 दिन के अंदर आपकी चार्जशीट दायर हो जानी चाहिए। आम अपराधों में, हाँ, यूएपीए में वो 90 से 180 हो जाता है। मकोका है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या उसी की तरह गुजकोका वगैरह, जितने इस तरह के जो कानून हैं, जो कह सकते हैं कि वो विशेष कानून है, या टेररिज्म इत्यादि से संबंधित जो कानून है, इसमें वो 90 दिन की मियाद 180 दिन भी हो सकती है। लेकिन वरना 90 दिन के बाद अगर आपकी चार्जशीट दायर नहीं हुई, वहां भी आपका हक होता है ये कहने का कि भाई मुझे छोड़ दीजिए, अभी आपको कुछ मिला नहीं मेरे खिलाफ तो मुझे छोड़ दीजिए। वो करने के लिए भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनके चार्जशीट्स 7-7, 8-8, 10-10 महीने तक नहीं आए, कोविड के दौरान तो 2-2 साल तक नहीं आए, उन लोगों को भी रिहा नहीं किया गया है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मामले में मतलब जो एक जो नॉर्मली जुडिशरी में बोला जाता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, यानी जेल अपवाद होना चाहिए, बेल नियम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा केसों में आप बेल दीजिए, जब बहुत जरूरी हो तो आप जेल भेजिए। वो बिल्कुल उसका पालन नहीं हो रहा।
न पुलिस के द्वारा उसका पालन हो रहा है, और माफ कीजिए जुडिशरी के द्वारा भी जितना सतर्कता उसमें बरती जानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं बरती जा रही है। अब बार बार सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए कि 7 साल सजा से कम जो अपराध है उनमें आप गिरफ्तार मत कीजिए, गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नोटिस दे दीजिए, आप बुला लीजिए। व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करता, आपको डरे कि वो भाग जाएगा या वो किसी पे दबाव लाएगा, किसी विटनेस पे दबाव लाएगा, तब आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। या आपको डर है कि वो पुनः उस अपराध को करेगा, तब आप उसको पकड़ लीजिए। तो बेल के बहुत सारे नियम और सिद्धांत होते हैं कि भाई क्या किन परिस्थितियों में आपको जेल करने की जरूरत है। अगर एक व्यक्ति स्वाभाविक तरीके से रह रहा है, आपसे कोऑपरेट कर रहा है, पूछताछ के लिए थाने पर आ रहा है, तो क्या जरूरत है आपको गिरफ्तार करने की। तो गिरफ्तारी का वैसे भी अनलगर प्रयोग जो है किया जा रहा है, ज्यादा दबाव दे करके ये किया जा रहा है। और यहाँ पर जुडिशरी को भी जितना लिबरल होना चाहिए। अब मैं उदाहरण आपको देती हूँ, कोविड के समय तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई आप छोड़ दीजिए लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेशन हो रही है और इतनी ओवर क्राउडिंग के अंदर कोविड के बहुत फैलने के डर हैं, कोविड से लोगों की जाने का खतरा है, तो प्लीज आप लोगों को अंतरिम बेल दे दीजिए। आपको आश्चर्य होगा, मैंने स्वयं मतलब 200-300 लोगों की बेल एप्लीकेशन हाथ से लिख के भेजी, क्योंकि उस समय ना तो हम मुलाकात होती थी, ना वकील आते थे, ना हमें कोर्ट भेजा जाता था। हालांकि हमारे वहां कहना चाहिए कि जेल के लोगों ने काफी मेहनत करके ये सब आवेदन पहुंचाए, लेकिन राहत नहीं मिली। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जुडिशरी को भी एक सोचने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति जिसको वो जेल भेजते हैं उसके बारे में सोचें कि क्या इसको जेल भेजना आवश्यक है। मैं तो मजाक में एक बात बोलती भी थी कि हर जज के सामने एक पट्टी होनी चाहिए जिसमें उसको मालूम हो कि उसके आदेश की वजह से कितने लोग अंदर है, बिकॉज ही इज द कस्टोडियन ऑफ दैट मेनी पीपल। अगर 10,000 लोगों को आपने भेजा है जेल, वो नंबर आपके सामने, आंखों के सामने होना चाहिए। जब वो 10,001 10,002 होता है तो आपको सोचना चाहिए ये कम क्यों नहीं हो रहा। ये जज साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई जिन जिन को आपने भेजा है उनको भेजा जाना जरूरी भी था या नहीं था। सुधा जी, इससे एक आगे की बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि कई बार समाज में मानसिकता ये होती है कि जो जेल में है उसका मानव अधिकारों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एक तो वो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो अंडर ट्रायल है या उसका अपराध सिद्ध हो चुका है, लेकिन सरकार ने आपको जेल में रखा है, इसका मतलब कुछ न कुछ आपने समाज के लिए गलत बात की है। और इस ऐसे व्यक्ति के लिए मानव अधिकार होने का कोई सोच ही नहीं हो सकती है। तो जेल में जो अंडर ट्रायल्स हैं और जो कैदी हैं जिनका अपराध सिद्ध हो चुका है, उनके मानव अधिकार के बारे में क्या प्रोविजंस हैं और वास्तवता क्या है? जी दोनों कैटेगरी के ले लीजिए, अंडर ट्रायल ले लीजिए और कन्विक्ट्स ले लीजिए। देखिए, जो व्यक्ति अंडर ट्रायल है उसके तो बहुत से अधिकार हैं, क्योंकि भी अभी तो आपने सिर्फ आरोप लगाया है, आरोप सिद्ध नहीं किया है। तो एक बने जब हम मानवाधिकार की बात बोलते हैं तो उसमें मुख्यतः मैं कहूंगी, एक तो ये है कि जो एक न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जीवन की, माने ठीक ठाक खाना, मतलब और नहाने धोने की व्यवस्था है, ठीक ठाक खाना है, बीमारी के समय इलाज की बात है, और कम से कम एक मनुष्य की तरह रहने के लिए अगर उसकी आवश्यकता, जैसे हमारे जैसे लोग जब जेल जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता है, अखबार पढ़ने की आवश्यकता है, किताब पढ़ने की आवश्यकता है, किसी और को कुछ और होगा, अपने परिवार से मिलने का, अपने परिवार को पत्र लिखने का, पत्र एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने का, और सबसे ज्यादा फेयर ट्रायल का, और मतलब एक न्याय संगत उनका ट्रायल हो, एंड प्लस जल्दी हो, वो ट्रायल समय से हो। मतलब ये बुनियादी जरूरतें, एक तो है जो फिजिकल जरूरतें हैं, भोजन इत्यादि,
स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य विशेष रूप से एक बड़ी चीज है। दूसरी बात है कि परिवार से जो कम्युनिकेशन है वो, और तीसरी बात जो है वो ट्रायल के लिए मतलब आपका कोई वकील होना चाहिए, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ कि संविधान में हमको जो लीगल एड हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इसीलिए जो 39A जो सेक्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, एंड इवन अदरवाइज आई मीन इवन अमंग द फंडामेंटल राइट्स हमारा राइट है टू हैव लीगल एड। तो वो लीगल एड भी कुछ इफेक्टिव होना चाहिए, कुछ मतलब हमें राहत उससे मिलनी चाहिए। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं, और खास करके अंडर ट्रायल के लिए, क्योंकि अंडर ट्रायल तो मतलब इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ये हमारा न्याय सिद्धांत है। इवन फॉर अ कॉन्विक्ट, अब एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया तो क्या उसके अधिकार खत्म हो गए? नहीं। देखिए, आपने उसको रखा है, वो स्टेट की कस्टडी में है, तो स्टेट की कस्टडी में है तो कम से कम एक मानव की तरह रखिए। यदि वो काम करना चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है, उसको वो मौका दीजिए कि वो पैसा अपना जमा कर सके। वो वापस अपनी सजा काटने के बाद वापस समाज में सम्मिलित होना चाहता है, वापस जाकर एक रिहैबिलिटेशन चाहता है, एक पुनर्वसन चाहता है समाज के अंदर, एक अपनी गरिमा चाहता है एक नागरिक के रूप में, उसमें आप उसकी मदद करिए। कॉन्विक्ट के तौर पे रहते हुए भी अपने परिवार से संपर्क करना चाहता है, अपने बच्चों से संपर्क करना चाहता है, वो भी आपको अलाउ करना चाहिए। और एक चीज मैं कहूंगी कि जुडिशरी जितना नहीं करती है उतना जेल प्रशासन जरूर मैंने देखा है कि लोगों के कंडक्ट, लोगों की परिस्थिति देख करके पैरोल देने का काफी काम करती है। आजकल में तो कभी गलत काम भी कर देती है इसको करते करते, पर वो पैरोल का जो अधिकार है वो उसका डिस्क्रिशन जेल के पास है एंड कलेक्टर के पास है। मतलब एक बार जेल अगर उसको बना ले कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, उसने इतनी साल सजा काटी है, तो फिर वो एक पत्र भेजेंगे कलेक्टर साहब को, संबंधित थाने को। कलेक्टर भी पता लगाएंगे और बताएंगे कि नहीं ठीक है, इस व्यक्ति को छोड़ने से कोई तकलीफ नहीं है, कोई और ये सब प्रोसेस होने के बाद एक व्यक्ति को पैरोल मिलती है। तो ये सारे अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं उनके। और विशेष रूप से मैं कहूंगी हेल्थ का अधिकार और फेयर ट्रायल का अधिकार, ये तो जीवन मरण के सवाल है। मतलब लीगल एड का अधिकार और हेल्थ का अधिकार, ये दो तो ऐसे हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति इसी को तरसते हुए जो है ना न्याय पाने से पहले ही सिधार जाए, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, जैसे हमारे केस में फादर स्टैन स्वामी का हुआ। तो ये एक बहुत जरूरी मानव अधिकार है। जी सुधा जी, इसके रिफॉर्म्स के बारे में हम आगे और बात करेंगे कि उसमें कौन संस्थाएं हैं, वकील हैं, उनकी भूमिका क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथियों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। जी। तो मैं आशुतोष जी से अनुरोध करूंगी कि अब हम सवाल जवाब का सत्र शुरू करते हैं, और फिर बाद में आप अपनी पूरी बात खत्म करने से पहले रिफॉर्म्स और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं, वकील, उनके बारे में हमको जानकारी दे सकती हैं। जरूर। आशुतोष जी। जी भारती दाई, यस। तो हैंड रेज आ रहे हैं या अपने ग्रुप के ऊपर भी कुछ टाइप होते आ रहे हैं? हैंड रेज के लिए अपील करते हैं हम लोग, लेकिन एक सवाल ऑलरेडी आया हुआ है चैट बॉक्स में। तो वो एक सवाल है कि आदिवासियों और गरीब दलितों को कानूनी सहायता क्या मिलती है, और इन लोगों को कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सकेंगे। नहीं, ये आपने, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। अभी बहुत बातें हो रही थी क्योंकि हाल में ही जगदलपुर जेल से 121 लोग 5 साल के बाद छूटे थे। उनके ऊपर
मुकदमा लगाया गया था, बहुत गंभीर मुकदमा लगाया गया था कि उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया इत्यादि इत्यादि, लोगों को मारा। पर अनफॉर्चुनेटली उसमें ज्यादातर मतलब उस संबंध में एक्चुअली कोई एविडेंस था ही नहीं, लोगों को इकट्ठा करके बस जेलों में डाल दिया गया था, और इसीलिए बिना कोई किसी एविडेंस की वजह से उनको छोड़ना भी पड़ा। पर ये सही बात है कि और ये तो चलिए, ये तो हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म है, इस वजह से वहां पर कुछ घटनाएं घट जाती हैं और उस घटनाओं के संदर्भ में उन लोगों को अंदर कर दिया जाता है। पर मैं बम्बई की बात करती हूँ। जो लोग क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं, उदाहरण पारधी, कहीं भी किसी भी इलाके में जब चोरी होती है और वहां के थानेदार लोगों को पता नहीं चल पाता किसने चोरी की, तो वो आसपास जो भी पारधी बस्ती है वहां से बच्चों को उठा के अंदर कर देते हैं। और मैंने अक्सर बायकला में रहते हुए देखा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ औरतें आ रही हैं, पूरा पूरा परिवार अंदर आ रहा है, लड़के बच्चे सब, और उनके पास न तो कोई साधन है कि वो वकील लगाएं वगैरह वगैरह, तो अपने आप को न वो पढ़े लिखे हैं, चार्जशीट नहीं समझ पाएंगे, कोर्ट में वकील कैसे लगाएं, मतलब एक जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ। और इस चीज का मुझे बहुत दुख है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जिनके जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ये सही बात है कि इसके लिए जिस तरीके का लीगल एड होना चाहिए, और वो लीगल एड एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो लीगल एड करते हैं वो चार्जशीट फाइल होने के बाद से लेके एक्विटल या कन्विक्शन तक अपना काम समझते हैं कि ये हमारा काम है। पर एक्चुअली चार्जशीट के पहले का मतलब जो प्री ट्रायल प्रोसेस बोलते हैं, जब गिरफ्तार किया जाता है, जब रिमांड दिया जाता है, जब समय लिया जाता है चार्जशीट फाइल करने को वगैरह वगैरह, उसमें भी तो कोई वकील होना चाहिए अपने पास। और मुझे खुशी है कि अभी जस्टिस ललित साहब ने कुछ कोशिशें की हैं, क्योंकि मैं लगातार जब से निकली हूं मैं तो यही इसी बात को बोलती आ रही हूँ कि भाई लीगल एड का काउंसिल जो है वो कैसा होना चाहिए। भाई आप लीगल एड काउंसिल जो है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि पूरे सेशन ट्रायल के लिए 3,500 रुपए मिलेंगे। कौन व्यक्ति 3,500 रुपए के लिए इस तरीके से करेगा? नोबडी इज गोइंग टू डू इट। अच्छा, दूसरा, फिर मैं देखती हूँ जो जिन लोगों ने वकालतनामे साइन किए होते हैं जेल के अंदर, उनको अपने वकील का नाम भी नहीं पता नहीं मालूम है, टेलीफोन नंबर नहीं मालूम है, वो उसको संपर्क कर ही नहीं सकते। वो बीमार हैं, उनके घर का बच्चा मर गया है या उनकी कुछ तकलीफ है, वो वकील को बता ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वकील मुलाकात नहीं ले रहे हैं। चार्जशीट आने के बाद ये अनपढ़ हैं, या हो सकता है बंगाली समझते हो या उर्दू समझते हो या कन्नड़ समझते हो, मराठी नहीं समझ पा रहे हैं, पर कोई नहीं है जो उनको समझाएगा इस चार्जशीट में लिखा क्या है। तो एक जो वकील है उसको लीगल एड सिस्टम के प्रति नहीं, अपने क्लाइंट के प्रति उसकी जवाबदेही है, उस क्लाइंट के प्रति उसको जवाबदेह होना चाहिए। और इसलिए अभी जो एक नया सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में चालू किया था, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, कि एक्चुअली एक व्यक्ति, और उसमें उन्होंने हायर जो सुपरवाइजरी लोग हैं वो 7 साल या 10 साल से ज्यादा अनुभवी लोग हों, जिनका एक परमानेंट ऑफिस है और वो सारी चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल वकील हैं वो 0 to 3 years, मतलब जो फ्रेश वकील हैं, जो आदर्शवादी हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, उनको भी आप कम से कम 35-40 हजार रुपए की एक तनख्वाह देके उनको सारे लीगल एड केसेस करवाइए। तब आप देखेंगे कि कुछ वकील इस तरफ भी आएंगे, सिर्फ कॉर्पोरेट फर्म की तरफ नहीं भागेंगे या सिर्फ अमीर लोगों की तरफ नहीं भागेंगे वो लीगल एड का काम भी करने के लिए, क्योंकि बहुत से आदर्शवादी होते हैं युवक युवतियां, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता। भाई आप कब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे और इधर उधर दौड़ के लीगल एड करते रहेंगे? संभव नहीं है ये। तो मेरे ख्याल से लीगल एड सिस्टम को ठीक बनाना, और विशेष रूप से जो आपने कहा जो SC ST हैं, ये क्रिमिनल ट्राइब्स के जो लोग हैं, इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए विशेष रूप से जो वकील हैं, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए। और मेरे ख्याल उसकी शुरुआत कुछ हो रही है।
कम से कम महाराष्ट्र में हमने ये नोटिफिकेशन देखा। आप लोग भी अपने अपने यहाँ स्टेट्स में कोशिश करिए कि ऐसा जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मॉडल आया है, वो लागू अगर आपके राज्य में हो जाए, कुछ जिलों में हो जाए, तो एक हम कोशिश कर सकते हैं। और विशेषकर अगर हम आदिवासी बहुल या दलित बहुल इलाकों में इसको लागू करवाने की कोशिश करें, तो वो भी एक बहुत, मेरे ख्याल से बहुत एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। जी। सुधा जी, ये सवाल जो था वो पूछा था जयंती भाटिया जी ने गुजरात से। हाँ। तो अभी जावेद खान जी सवाल पूछ रहे हैं कि बस्तर की जेलों में अधिकतर लोगों को नक्सल या नक्सल समर्थक मानकर जेलों में बंद कर दिया जाता है। ऐसे लोगों के पक्ष में बात करने के लिए बस्तर पुलिस आपको भी नक्सल समर्थक के रूप में देखती है और ट्रीट करती है, और ऐसी स्थिति में मासूम गांव वालों के पक्ष में बोलने कोई आगे आता नहीं है। बस्तर की जेलों में भी इन ग्रामीणों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम उन ग्रामीणों की मदद कैसे करें? जावेद खान साहब ने ये सवाल पूछा है। जी जी जी, नहीं बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, उसका मुख्य कारण तो ये है, जो कि एक कॉमन सेंसिकल बात है, कि भाई जब एक कोई नक्सली घटना होती है, मान लीजिए किसी थाने को उड़ा दिया या कुछ कर दिया, तो नेचुरली उसमें एफआईआर में अननोन ग्रामीण होते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ नक्सल नेताओं का प्लस 200 अज्ञात, ये एफआईआर बनती है। 200 अज्ञात, 300 अज्ञात, जो भी वो समझते हैं। और धाराएं तो बहुत गंभीर होती हैं, 121, 124, वेजिंग वॉर। वो तो नेचुरली, क्योंकि घटना तो बहुत बड़ी है, मतलब आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, जितने एक्ट हैं सब लगते हैं। अब ये एफआईआर तो हो गई दर्ज। अब जब फोर्स एक्चुअली पकड़ने के लिए जाएगी, इक्के दुक्के तो जाएंगे नहीं, वो 200-400 जाएंगे, 200-400 जाके गांव को घेरेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि कोई नक्सली मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो तो सब जंगलों में चले जाएंगे। आपको वहां पे उस गांव में मिलेगा कौन? जो भाग सकता है भाग जाएगा। मिलेगा कौन आपको? हाँ, बूढ़े मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, जो नहीं भाग सके वो मिलेंगे, बीमार मिलेंगे, ऐसे लोग आपको गांव में मिलेंगे। अब उनको आप पकड़ के लेके आते हैं। अब यही एक बड़ी समस्या है कि इसमें मुश्किल ये है कि इस चीज का अगर हम विरोध करते हैं तो सरकार उसको दूसरी दृष्टि से देखती है। वो ये नहीं देखती कि हम बेगुनाह लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वो ये देखती है कि अरे, इनका तो हमने नक्सली केस में नाम दिया है, उनका क्यों समर्थन कर रहे हैं। अब मैंने तो बहुत रिलेटिवली बहुत कम किया, लेकिन एक पूरा ग्रुप था वकीलों का, जगदलपुर लीगल एड ग्रुप के नाम से, जिन्होंने काफी समय तक इसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन किया, बहुत सारे मेरे ख्याल से 5 साल के पूरे सेशन कोर्ट्स के रिकॉर्ड निकाले, और उन्होंने ये नतीजे पे पहुंचे कि 99.9% एक्विटल रेट। मतलब एक एक केस में अगर 20 लोग हैं तो 20 के 20 एक्विट हो। मतलब ऐसे 99.99% एक्विटल रेट, यानी आपने ज्यादातर जिन लोगों को पकड़ा वो नक्सली थे नहीं, वो गांव वाले थे। तो ये एक बड़ी विडंबना है। और मुश्किल क्या है कि हम अगर ऐसा करते हैं तो वो गांव वाले और भी ज्यादा हमसे दूर हो जाते हैं, और भी ज्यादा सरकार से दूर हो जाते हैं, और उनको फिर लगता है कि अब हम कहाँ जाएं। तो बल्कि उनका जो एलियनेशन है, मतलब बजाय कि हम उनको न्याय दिलाएं, अगर हम कम से कम उनको मौका दें, उनको अच्छा वकील दें, वो वकील आके लड़े, वो उस वकील की बात जज साहब सुने और बेल दे दें या एक्विट कर दें, तो उसमें क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, आदिवासी का विश्वास बढ़ेगा सिस्टम में, कि नहीं भाई ठीक है, मुझे गलत पकड़ा था लेकिन छोड़ भी दिया, है ना। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करके उन वकीलों को उन वकीलों के ऊपर हमला करने लग जाएं जो उनके लिए खड़े हो रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति क्या सोचेगा? वो आदिवासी क्या सोचेगा? वो सोचेगा भाई मेरा कोई नहीं है, ना कलेक्टर साहब मेरे हैं, ना जज साहब मेरे हैं, ना हाई कोर्ट मेरा है, ना सुप्रीम कोर्ट मेरा है, मैं कहाँ जाऊं? ये चीज मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन बहुत हार्मफुल है। ठीक है, आपने मुझे जेल में डाल दिया 3 साल, हो सकता है कन्विक्ट भी कर देंगे और वापस डाल देंगे जेल में, ये भी संभव है। पर
ओवरऑल जो परिस्थिति निर्मित हो रही है दैट इज ऑफ ए मतलब एक न्याय व्यवस्था में अविश्वास पैदा हो रहा है, वो बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है। और उससे जो नक्सल समस्या है घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो इस चीज को हमको समझने की बहुत जरूरत है कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है, जरूर आप नक्सलियों पे अटैक करिए, उनको गिरफ्तार करिए, उनको मारिए, आप जो कुछ करना है वो करिए, लेकिन जो लोग आपकी न्याय व्यवस्था का हिस्सा हो गए हैं, जिनको आप गिरफ्तार करके लाए, उनको न्याय देना भी तो आपका एक फर्ज है। वो दैट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी, नॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव। वहां पे एग्जीक्यूटिव माइंड लेके मत आइए, वहां पे जुडिशियल माइंड लेके आइए, क्या ये व्यक्ति बेगुनाह है या गुनहगार। वहां पूरे पॉलिटिक्स को और पूरे सिक्योरिटी का इशू लेके मत अपने मन में सोचिए कि अरे सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू है, इसलिए जो है हमको मड़कू को अंदर रखना है, मंगलू को अंदर रखना है, सोमू को अंदर रखना है। नहीं भाई, सोमू बेगुनाह है तो उसको छोड़ दो भाई। ये है समस्या। अब इस समस्या को कौन हल करे, खास करके जब वो आदिवासी भाषा में भी नहीं बोल सकता, वो गोंडी बोलता है, हल्बी बोलता है, आपके कोर्ट की भाषा नहीं बोलता हो, तब क्या करें। सुधा जी, और दो सवाल आए हैं जो महिलाओं के जेल में स्थिति के बारे में है। एक सवाल है नारायण सिंह जी से, उन्होंने पूछा है कि महिलाओं को अधिकतर पुरुषों के साथ जेल में रखा जाता है, ऐसे देखा गया, और जिसमें महिलाओं को अधिकतर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। तो उसके बारे में उन्होंने क्या किया जाए ऐसे पूछा है। और स्मिता चौधरी जी ने लिखा है, नमस्कार, महिलाओं की परिस्थिति बहुत खराब है, अपने घर में थोड़ा खुलकर बात करूंगी। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के समय जो महिलाओं को दिया जाता है बहुत ही दयनीय अवस्था होती है, एडवोकेट के टाई के जैसे कुछ दिया जाता है और बहुत बुरा बर्ताव होता है, और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे की जाए। तो ये सवाल है स्मिता चौधरी जी से। ये दो सवाल हैं जी। पहले तो जो आपने सवाल किया महिलाओं और पुरुषों को, नहीं, महिलाओं और पुरुषों को एक साथ नहीं रखा जाता। अभी जैसे मैं बायकला जेल में थी, बायकला जेल में पुरुष भी हैं, पुरुष लोगों का कंपाउंड बिल्कुल सेपरेट रहता है, महिलाओं का बल्कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है। मतलब हम वहां से क्रॉस भी नहीं कर सकते जब जब पुरुष जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, तो कोई कोई प्रश्न नहीं उठता। कम से कम मैंने जहां तक देखा है महिला जेल, हाँ, एक ही जेल परिसर हो सकता है, एक ही जेल परिसर हो सकता है, और ज्यादातर वहाँ महिला कैदियों को की देखरेख करने के लिए जो महिला कांस्टेबल्स ही रहती हैं, महिला जो जेल पुलिस है वो ही रहते हैं। तो ये बात तो नहीं है, लेकिन जनरली महिलाओं के साथ काफी समस्या रहती है, वो एक अलग कारण की वजह से। वो ये है कि मैंने देखा है कि महिलाओं को बहुत बार उनका परिवार पूरी तरह से छोड़ देता है। जो महिला जेल चली जाती है उसको देखने कोई नहीं आता। एक पुरुष जेल जाता है, कम से कम उसकी माँ जरूर जाती है देखने, वो उसकी पत्नी जरूर जाती है देखने, और उसको शायद एक अर्निंग मेंबर के रूप में देखा जाता है, इसलिए उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इसलिए भी देखने जाते हैं कि भी जल्दी उसकी बेल हो जाए। महिलाओं को मैंने देखा है कि बहुत बार उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। और अगर देखिए 60% जो महिलाएं अंदर हैं वो मर्डर केसेस में हैं, और वो मर्डर केसेस अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब वो मतलब वो महिला किस स्थिति में आ गई होगी कि उसने ये काम किया। पर और अगर उन महिलाओं ने कहीं गलती से अपने ससुराल वाले किसी का मर्डर किया हो, तो फिर आप समझिए मायका भी उनको छोड़ देगा और ससुराल भी उनको छोड़ देगा, कोई मिलने नहीं जाएगा। तो ये इस तरह का जो निग्लेक्ट है वो बहुत ज्यादा है महिलाओं के लिए। जहां तक आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह की बात बोली है, देखिए येरवड़ा और बायकला की जो जेल्स हैं महाराष्ट्र में जहां मैं रही हूँ, आई मस्ट से कि दैट हैज बीन टेकन गुड केयर ऑफ। मतलब बायकला जेल में हाँ ये जरूर है कि आप जो सैनिटरी नैपकिन मांगने जाते हैं वो दर्ज कर लेंगे, अगर आप एक से ज्यादा मांगेंगे तो थोड़ा पूछताछ करेंगे, लेकिन आपको देते।
आपको देते हैं। और पहले ही घुसते ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। मेरा भी हुआ, मैंने कहा भी मैं 60 साल की हूँ, आई हैव स्टॉप्ड मेंस्ट्रुएटिंग 15 years बैक, आप मेरा क्यों टेस्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये हमारा रूल है। तो रूल के हिसाब से ये सारी चीजें फिलहाल जो अच्छे जेल हैं वहां मिल रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि इसके पहले जब मैं बाहर थी तो मैं उड़ीसा के जेलों में भी, मलकानगिरी के भी जेलों में जा चुकी हूँ, जगदलपुर के भी जेलों में जा चुकी हूँ। तो हर जगह ये सुविधा होती है ऐसा नहीं कह सकते। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट मेंस्ट्रुएशन। मैं एक बात बताऊं आपको, बायकला जेल में लगभग हर औरत को फंगल इन्फेक्शन है, और वो उसका मेन कारण ये है कॉमन बाथरूम्स यूज करना, पानी की कमी, सफाई की कमी, आप कपड़े सुखाने की जगह नहीं है इसलिए आप गीले कपड़े जो है जमीन पे बिछा के उसको सुखाते हैं। मतलब जो ये लैक ऑफ हाइजीन है, एक दूसरे के आसपास में सोते हैं, बिस्तरों को भी धोने के लिए बारिशों के दिन में तो बहुत, तो फंगल इन्फेक्शन हर एक को है। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं और जिसके बारे में बहुत खुल के बात नहीं हो पाती है, या ये इससे तो दिक्कत होती है, नो डाउट। और उसके लिए मैं कहूंगी कि जो मेडिकल स्टाफ है, अगेन मतलब हेल्थ, देखिए जो जो वहां पर मेडिकल सुविधा है, उन लोगों को जेल और पुलिस से इंडिपेंडेंट अपना दिमाग बना करके लोगों की प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहिए। अभी भी अगर आप मेडिकल स्टाफ की कमी देखें, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम स्टाफ है। मतलब अभी तो ये भी नहीं है कि हर जेल में एक डॉक्टर हो, इतनी भी स्टाफ नहीं है कि हर जेल में एक डॉक्टर हो। बहुत कम है मेडिकल स्टाफ, सैंक्शन पोस्ट भी कम है, लेकिन सैंक्शन पोस्ट के 45% खाली है। और लास्टली आपने 6 साल के कम के बच्चों के बारे में कहा, बिल्कुल बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। बच्चों को लगता है कि भी भत्ता मिलता है, बंदी होती है, उनका पूरा दिमाग जेल के हिसाब से ही चलता है। महिला जेलों में तो उन्होंने पुरुष देखा नहीं होता, तो वो सिर्फ जो इंस्पेक्शन में राउंड में आते हैं तो मूंछ वाले लोगों को देखते हैं, तो उनको ये भी अजीब लगता है कि ये किस प्रकार के प्राणी हैं जो आ रहे हैं। तो उनका नजरिया बहुत अलग होता है जेल में रहने के कारण। अभी थोड़ी कोशिश की जा रही है कि वहां पे बच्चों को कम से कम नर्सरी स्कूल टाइप की चीज गेट के बाहर, मतलब उनको टीचर लेने आए और उनको एक आंगनवाड़ी टाइप का खिला विला के बाहर दुनिया दिखा के वापस लाए। ये बहुत जरूरी है निश्चित रूप से। लेकिन मेरे ख्याल से उससे भी शायद ज्यादा जरूरी है कि माँ को बेल दे दें और बच्चे को लेके घर चली जाए। जी सुधा जी, आखिरी सवाल एक लेते हैं, क्योंकि एक सवाल संजय ठाकरे जी से आया है कि नमस्कार, जेल प्रशासन द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं की जाती है, क्या सरकार ने इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है? ये एक सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए, जेल को ही क्यों कहें, हर जगह भ्रष्टाचार है, जेल में भी भ्रष्टाचार है। अब एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि जो एक बड़ा स्रोत जिसको मैं समझती हूँ, वो प्रोबेबली जो कैंटीन आता है जेल में। माने जेल में भी वर्ग भेद, क्लास डिवीजन मेंटेन रहता है। वो कैसे रहता है कि भाई आपको एक प्रिजनर्स पर्सनल अकाउंट करके आपको, अब तो वो लिमिट 4,500 कर दी गई है, एक महीने में 4,500 रुपए आपको दिए जा सकते हैं, और उसमें से आप कैंटीन से सामान ले सकते हो। मतलब साबुन है, शैम्पू है, व्हाटएवर, बिस्किट्स और अचार, ये सब सामान आप ले सकते हो। थोड़ा जो जेल का खाना है उसको थोड़ा ज्यादा ठीक बना करके खा सकते हो। तो जरूर जो लोग सप्लाई करते होंगे, जो फ्रूट सप्लाई करते होंगे, जो अंडे सप्लाई करते होंगे, जो सामान सप्लाई करते होंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स में गड़बड़ी होती होगी। उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती कि आप बात कर रहे हो, उसके एक बड़ा कारण ये है कि जो प्रिजनर है आखिर वो कैसे एविडेंस जुटाए, और अगर वो जुटाता भी है और किसी को बोलता भी है, किसको बोले कि उसके ऊपर रिपरकशन ना आए। भाई आप ये सोचिए ना, अगर हम अगर कोई कैदी किसी जेल स्टाफ के बारे में शिकायत करता है, तो उसको डर भी है ना कि भाई वो जेल स्टाफ कोई उसके साथ
उससे बदला भी ले सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो एक तो जानकारी अगर वो आरटीआई में मांगते हैं तो प्रिजनर को दी जाती है कि नहीं दी जाती। दूसरा, अगर वो कहीं शिकायत करना चाहे तो क्या ऐसी कोई रियली न्यूट्रल, निरपेक्ष बॉडी है जो बात सुनेगी उसकी? वो नहीं होने के कारण स्थिति में बड़ा मुश्किल होता है। पर कभी कभी कैदी भी बड़ी बहादुरी दिखा देते हैं। एक घटना मेरे जेल जाने से बहुत पहले हुई थी, 2017 वगैरह की बात है, शायद 16-17 में, जब एक लड़की को मारपीट की वजह से, माने जेल की स्टाफ ने के मारने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी जेल में। और उस समय मतलब वो तो काफी फेमस केस हो गया था, बाइकला राइट केस के नाम से, और सारे जो कैदी थे उन्होंने बिल्कुल गांधीयन स्टाइल में खाना लेना बंद कर दिया। भूखे रहे, छोटे छोटे बच्चे भी जो 6 साल से कम वाले हैं वो भूखे रहे। और उन्होंने कहा कि जब तक जो इस स्टाफ के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती हम खाना नहीं खाएंगे, हम अंदर बैरक में नहीं जाएंगे। एंड फाइनली दैट हैपेंड। मंजू शेट्टी था उस औरत का नाम। और उसके बाद से निश्चित रूप से जेल स्टाफ द्वारा मारपीट की घटना बहुत कम हो गई है पूरे महाराष्ट्र में, मतलब कम से कम मुंबई के जेलों में काफी कम हो गई है। हाँ, हालांकि वो खुद ना करके फिर नंबरदारों के द्वारा करते हैं या दूसरे जो पुराने कैदियों के द्वारा करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम ये इसका एक असर जरूर पड़ा। जी सुधा जी, सवाल तो अभी आना शुरू ही है, लेकिन कार्यक्रम को के अंत की ओर ले जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है कि सुधा भारद्वाज जी की जो एक इन्फेक्शियस स्माइल है, जो एक स्माइल है, वो जेल के इतने सफर के बाद, इतने सारे अन्यायों के बाद कैसे बरकरार रही, वो जानना चाहेंगे। देखिए, मैं वहां जब गई ना, दुख तो हर एक को होता है, पर जब आप आसपास में देखते हैं तो आपको आसपास में आपसे भी ज्यादा दुखी लोग दिखते हैं। तो आप ही ने गाना गाया है अभी, जो पीर पराई जाने रे। तो पीर पराई को अगर आप जानना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आप एक्चुअली बहुत मजबूत हैं, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप जान पा रहे हैं क्या करना है, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और ये मेरी भावना और प्रबल हुई जेल जाने के बाद, मतलब और प्रबल हुई। मुझे लगता है मतलब मैं सोचती थी मजदूरों की मुझे मदद करना है, या जो किसान जिनके भूमि अधिग्रहण के मामले हैं जिनका मैं हाई कोर्ट में लड़ रही हूँ, उनका मुझे, अब मेरे दिमाग में एक कैटेगरी और आ गई, कैदी की भी, कैदियों की भी मदद करना। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों ने ये किया। मैं चाह रही हूँ कि आगे आप लोग जरूर इसको लेकर के कुछ कदम उठाएं, और उसमें मैं कुछ भी आपकी मदद कर सकती हूँ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। धन्यवाद सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी। संगठन की ओर से रजनीकांत जी अब आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद मीनाक्षी जी, इस बेहतर टॉक के लिए, जहां हमें वास्तव में जेल की परिस्थितियां क्या है, वहाँ के मानवीय पहलू क्या है, वहाँ की कैपेसिटी के इश्यूज क्या है, कई अलग अलग पहलुओं पे आपने जो सुधा जी बात करी है, उसके लिए हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से, यूथ कांग्रेस और सभी जो संगठन साथ में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ भारती ताई ने और आशुतोष जी ने भी जिस तरह से इस कार्यक्रम को चलाया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और जितने भी साथी भारत भर से इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक अंतिम बात अगर मुझे आप कहने की अनुमति दें। मैं जब यरवड़ा गई तो यरवड़ा जेल में गांधी वार्ड भी है, नेहरू वार्ड भी है, तिलक वार्ड भी है। आजकल तो उसमें टूरिज्म करने की बात आ रही है। तो जी एक कमरा भी रखा गया है जहाँ गांधी जी का सामान रखा गया है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब ब्रिटिश सरकार गांधी जी को जेल में राजनीतिक चर्चा करने देते थे, पूना पैक्ट यरवड़ा में हुआ, अम्बेडकर साहब से वो मिले वहां पर,
और ये सब चीजों को समझ सकते थे, उनको चरखा भी काटने देते थे, उनको किताब भी पढ़ने देते थे, उनको सहयोगियों से भी मिलने देते थे। नहीं, जरूर दूसरे जेलों में तकलीफ भी देते होंगे, पर तो मुझे थोड़ा लगता है कि इस बारे में हमारी अभी की सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जिनको राजनीतिक कैदी कहते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और शायद और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, मैं नहीं कह सकती। तो शायद फिर एक दिन जेल जाना कोई शर्म की बात नहीं होगी, फिर से गर्व की बात हो जाएगी। सुधा जी, एक ही मैं आपकी बात से जोड़ना चाहूंगी कि कुछ साल पहले तक का ये अनुभव रहता था, भले ही कानून हो या नहीं हो, लेकिन संकेत जरूर था कि राजनीतिक कैदियों की अलग व्यवस्था जेल में की जाती थी। यानी मुझे याद है कि इमरजेंसी के समय भी राजनीतिक कैदियों को अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। आंदोलन वाले भी लोग कई बार जेल गए, उनके साथ भी अलग व्यवहार होता था। ये सीमाएं अब थोड़ी सी मिटने लगी हैं, अब सारी गुनहगार कैटेगरी में जाने लगे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते। आशुतोष।